क्लास में आप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आगे की क्लास में काफी हेल्पफुल होगा, जिसमें वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या और उत्सर्जित ऊर्जा की गणना करने में यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ साथ स्पेक्ट्रम की श्रृंखलाओं के रूप में, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चर, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री रेस, ये सभी स्पेक्ट्रम श्रृंखलाएं कैसे प्राप्त होती है, कैसे बनती है, सारा डिटेल आज के क्लास में आपको मिलने जा रहा है। तो शुरू हो रहा है आपका क्लास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। कुछ बेसिक जानकारी देते हुए हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक जानकारी के रूप में ये है कि आप लोग बोर का परमाणु मॉडल पढ़ कर आए हैं और बोर के परमाणु मॉडल के स्टेटमेंट नंबर 4 में ये बताया गया था कि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इस बात को यहाँ से आप समझेंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये है परमाणु और परमाणु के विभिन्न कक्ष, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखना है। तो यहाँ ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय, चतुर्थ, प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा बगल में लिखी गई है, 10 किलो जूल, 20 किलो जूल, 30, 40। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर निम्न से उच्च में जाना है तो ऊर्जा का अवशोषण करना होगा, अलग से ऊर्जा आपको चाहिए तभी ये निम्न से उच्च में जाएगा। इसके जस्ट विपरीत उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ये उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज आपके 9th 10th से क्या मिला है आपको, बस यही कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो 7 रंगों की ये पट्टी प्राप्त होती है। इस 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये इतना आपके पास नॉलेज है। आज हम श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जिस स्पेक्ट्रम का बात करने जा रहे हैं वो परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम नहीं होगा। तो परमाणु से कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है पहले ये सिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता है और इसी प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजार दे तो एक स्पेक्ट्रम विकसित हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 40 किलो जूल वाले में था और आ रहा है लौट कर कहाँ, 10, तो इसको 30 किलो जूल ऊर्जा का उत्सर्जन करना होगा। ये 30 किलो जूल ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होगी और इसी प्रकाश के सामने आप प्रिज्म रख देंगे। चूंकि ये स्पेक्ट्रम एक परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम है, एटम से प्राप्त स्पेक्ट्रम है, इसलिए ये परमाणविक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब हम आज के क्लास में आपके सामने बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। पूरा डिटेल में जानकारी आपको देते हुए लेकर चलने जा रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको यहाँ मिलने जा रहा है नॉलेज। ये है शीशे का एक बेलनाकार बर्तन, साइलेंटिकल ट्यूब, विसर्ग नली जिसको कह सकते हैं। इसमें एनोड और कैथोड लगा है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया गया है, जैसे कोई गैस सिलेंडर में भरा जाता है, छोटा सा सिलेंडर ही समझिए। और इसमें लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब निम्न दाब और उच्च विभव पर यहाँ करंट का फ्लो कराया गया। तो ये हाइड्रोजन अणु का फॉर्मूला H2 होता है। एक अणु में दिखाई दे रहा है कितना परमाणु है, एक अणु में 2 परमाणु है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा ये अणु परमाणु में बदल जाएगा। और आपको पता है हाइड्रोजन की परमाणविक अवस्था बहुत अभिक्रियाशील होती है। होता क्या है कि ये काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर हम ये समझा रहे हैं कि जैसे ही हम एनर्जी देते हैं हाइड्रोजन अणु बदल जाता है हाइड्रोजन परमाणु में। मान लेते हैं कि इसमें अणु की संख्या 10 लाख थी। अणु की संख्या कितनी थी? तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? एक अणु टूटकर 2 परमाणु बनाएगा। एक अणु टूटकर 2 परमाणु बनाएगा। तो आप ही बताइए 10 लाख अणु है तो कितना परमाणु हो जाएगा? तो हम 20 लाख परमाणु को तो बोर्ड पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ दिखा सकते हैं, तो दिखा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा देख लीजिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास 20 लाख हाइड्रोजन परमाणु है सपोज दैट, और 20 लाख परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल 1 ही है और प्रथम कक्ष में है। जैसे ही ऊर्जा मिला करंट से, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उठकर पहला से दूसरा कक्ष में चला गया, किसी का ज़्यादा ऊर्जा मिला तो पहला से तीसरा में चला गया।
किसी का उससे भी ज्यादा मिला तो पहला से उठकर सीधे सातवां में चला गया, किसी का छठा में चला गया, किसी का चौथा में चला गया, अलग अलग परमाणु में अलग अलग चला गया, जो जितना के हिसाब से ऊर्जा का ग्रहण किया, ऊर्जा अवशोषित किया। लेकिन आपको बता दें कि ऊपर के ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी अस्थायी नहीं होता है। चला तो गया ऊर्जा लेकर, लेकिन ऊपर के ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी अस्थायी नहीं होता है, वो पुनः नीचे के ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है। देखिए सब लौट रहा है। आपको बता दें कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन देख रहे हैं लगातार 5, ये पांचों 5 एटम का है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन चला गया था दूसरा में और लौट कर आ रहा है पहला में, किसी में चला गया था तीसरा में आ रहा है पहला में। तो यहाँ पर आपको समझ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो पहले तो यहाँ पर शुरू से इस तरह से बताए कि यहाँ पर हम जब उच्च विभव और निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाह किए तो हाइड्रोजन अणु बदल गया हाइड्रोजन परमाणु में, और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर ऊपर के ऊर्जा स्तर में चला गया। लेकिन ऊपर के ऊर्जा स्तर में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी अस्थायी नहीं होता है, तो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगा। तो लौटने लगा तो ये अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करने लगा। इसी प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजार दिए, तो गुजारते ही एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया, और इसी स्पेक्ट्रम का नाम पड़ गया क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चूंकि ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं इसलिए ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता है, तथा जब इस प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु से बना है इसलिए यह क्या कहलाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और अब आपको बता दें कि ये जो स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम की श्रृंखलाओं के रूप में प्राप्त होता है। तो ये स्पेक्ट्रम की श्रृंखला कैसे प्राप्त होती है पूरा डिटेल में आप समझने जा रहे हैं। देखिए ये है आपका परमाणु का नाभिक, ये है प्रथम कक्ष, ये है द्वितीय कक्ष, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहीं भी है लेकिन जब लौटने का बारी आया तो ये प्रथम कक्ष में ही लौट रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिटर्निंग शुरू हो रहा है, दूसरे कक्ष से प्रथम कक्ष में आ गया, तृतीय कक्ष से भी प्रथम कक्ष में आ गया, चौथे कक्ष से भी प्रथम कक्ष में आ गया, पांचवें कक्ष से भी प्रथम कक्ष में आ गया, छठे कक्ष से भी प्रथम कक्ष में आ गया और सातवें कक्ष से भी कक्ष से भी आ गया। तो यहाँ स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण हुआ
इसी को हम लाइमन श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला का खोज लाइमन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम लाइमन श्रृंखला पड़ा। एक बार फिर से यहाँ बता दें, ये 1 2 3 4 5 6 लाइन 6 अलग अलग एटम का है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन चला गया था दूसरा कक्ष में, किसी में तीसरा में चला गया था, किसी में चौथा में, लेकिन जब लौटने का बारी आया तो सब कहाँ लौट रहा है? प्रथम कक्ष में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी ऊर्जा स्तर में चला जाए लेकिन लौटते वक्त केवल प्रथम कक्ष में ही लौटे, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसका नाम लाइमन श्रृंखला होता है। अब द्वितीय श्रृंखला का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी गया लेकिन जब लौटने का बारी आया तो दूसरे कक्ष में ही आकर रुक जा रहा है, दूसरे कक्ष में ही आकर रुक जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होगा उसे हम बामर श्रृंखला नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बामर। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन कहीं भी है लेकिन लौट कर कहाँ रहा है? तो इसको हम बामर सीरीज बोलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। बामर नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया बामर सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी है लेकिन तीसरे में ही आकर रुक जाता है, तीसरे कक्ष में ही। तीसरे कक्ष में ही, चौथा से भी तीसरा में, पांचवा से भी, छठा से भी, सातवां से भी। तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होगा वो कहलाएगा पासचेन श्रृंखला, पासचेन सीरीज, पासचेन सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी ऊर्जा स्तर में है, लौटकर चौथे कक्ष में ही रुक जाता है, चौथे कक्ष में ही रुक जाता है, चौथा कक्ष। तो यहां जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ब्रैकेट श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रृंखला, ब्रैकेट सीरीज। और जब पांचवा में ही रुक जाता है, पांचवा में ही रुक जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे कहते हैं फंड श्रृंखला, फंड सीरीज। और जब छठे में ही रुक जाता है, छठे में ही रुक जाता है, तो ये हम्फीरेज श्रृंखला कहलाता है। हम्फीरेज, हम्फीरेज श्रृंखला। इस फिगर के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि विभिन्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चला गया लेकिन गया हुआ इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं होता है, वह पुनः नीचे के ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है। तो मान लीजिए 20 लाख परमाणु था, उस 20 लाख परमाणु में जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन लौटकर प्रथम कक्ष में आएगा तो वो सब लाइमन श्रृंखला का निर्माण करेगा। कहीं भी इलेक्ट्रॉन गया है, पहला से दूसरा में या पांचवा में या सातवां में या आठवां में, लेकिन प्रथम कक्ष में आएगा तो उस कौन से श्रृंखला का निर्माण करेगा? लाइमन। दूसरे में आकर लौटेगा तो वो बामर, तीसरे में आकर लौटेगा पासचेन, चौथे में आकर रुक जाएगा ब्रैकेट, और पांचवे में रुक जाएगा तो वहां फंड श्रृंखला का निर्माण होगा, और छठे में आकर रुक जाएगा तो हम फिर इसी बात को यहाँ इस ढंग से भी समझाने का प्रयास किया गया है। अब ऑर्बिट को चपटा फ्लैट मान लिया गया है,
ये कक्ष है, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष, चतुर्थ, पांचवा, छठा, सातवां। अब इलेक्ट्रॉन गिरना शुरू हुआ, दूसरे कक्ष से गिर कर आया, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठे से, सातवें से। एक बार फिर से बता दे, एक लाइन केवल एक एटम में संभव है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो ये 5 लाइन, अब 6 लाइन देख रहे हैं, तो 6 अलग अलग एटम का है। 6 अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ लौटा है? प्रथम कक्ष में। तो यहाँ लाइमन श्रृंखला का निर्माण हुआ। अगर दूसरे में ही आकर रुक गया तो वहां जिस सीरीज का निर्माण होता है, दूसरे में आकर लौट रहा है, तो स्पेक्ट्रम की श्रृंखला को हम बामर श्रृंखला नाम दिए। तीसरे में आकर रुका तो ये पाश्चेन श्रृंखला का निर्माण किया। चौथे में आकर रुका तो ब्रैकेट, पांचवें में आया तो फंड, और लास्ट में छठे में आया तो हम्पी रेंज। अगर आप सभी को आज का ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया, पूरा फिगर आप समझने का क्षमता रखते हैं, जल्दी से बताइए, कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कक्ष में लौट रहा है तो कौन सी श्रृंखला का निर्माण होगा? पाश्चेन श्रृंखला। दूसरे कक्ष में आएगा तो प्रथम में आएगा तो, और पांचवें में आएगा तो फंड श्रृंखला। तो आप पढ़ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके तहत ये समझाने का प्रयास किया गया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है, और इस प्रकाश को जब प्रिंस होकर गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होता है। चूंकि ये परमाणु हाइड्रोजन का है तो ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से रहता है। ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम की श्रृंखलाओं के रूप में प्राप्त होती है, और इस स्पेक्ट्रम की अलग अलग श्रृंखला को अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोज किया गया है। जैसे लाइमन श्रृंखला का खोज लाइमन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, बामर श्रृंखला का बामर नामक साइंटिस्ट के द्वारा, पाश्चेन को पाश्चेन के द्वारा, ब्रैकेट को ब्रैकेट के द्वारा, फंड को फंड नामक साइंटिस्ट के द्वारा, और हम्पी रेंज को हम्पी रेंज नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। कल के क्लास में इमिटेड एनर्जी और इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए